स्टार्ट करते हैं हम स्टोइकियोमेट्री के दूसरे पार्ट में, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका डायमेंशनल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, डायमेंशनल एनालिसिस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ठीक है। सो विल स्टडी दिस। तो लेट्स से वी हैव व्हाट डायमेंशनल एनालिसिस। ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ आपको लेट्स से वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, आपको मैंने क्या बोला कि यूनिट का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ गॉट टू पार्ट्स, वन इज द न्यूमेरिकल पार्ट एंड द अदर वन इज द यूनिट पार्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं अगर 100 मीटर, सो ये 100 क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल पार्ट और ये मीटर क्या हो जाएगा यूनिट पार्ट, ठीक है। जैसे जैसे आप इस यूनिट पार्ट को चेंज करेंगे ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर है, मैं बोल रहा हूं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो 100 मीटर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। दीज डेज यू आर गोइंग टू राइट जस्ट 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10⁻² मीटर मतलब 100 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। देखो ये यूनिट पार्ट चेंज हुआ, यूनिट पार्ट क्या हो गया मीटर से सेंटीमीटर, तो नंबर पार्ट भी आपका देखो चेंज हो गया, 10⁻² से 10⁻⁴ हो गया, ठीक है। तो ऑफन वाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या समझ लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, इसको केजी पर मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट, ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस। So the method used to accomplish this is called the factor level or unit factor or dimensional analysis. So let's say जैसे देखो how many seconds are there in 2 days, ठीक है। 2 days है, इसमें कितने सेकेंड्स होंगे, ठीक है। देखो आपको मालूम है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, है ना। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो in 2 days how many would be the seconds, this will be 2 into 24 into 60 into 60. This is the amount of seconds that you would have in 2 days. Are we clear, ठीक है। Okay, so let's look at this people. So as we know that in 1 day it is 24 hours, 1 hour में कितने होते हैं 60 minutes, so 1 minute में कितने होते हैं 60 seconds. So therefore converting 2 days to seconds, the unit factors be multiplied in series in one step only as follows. तो 2 days की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 days जो 24 hours into 60 minutes into 60 seconds, that is 2 into 24 into 60 into 60. This will be the amount, that is 17280 seconds. तो आप चाहें तो 2 days बोलें या आप चाहें तो 17280 seconds बोलें, it is meaning the same thing, ठीक है। तो 2 days is equal to 17280 seconds. This is days, this is seconds. यूनिट चेंज हुआ, देखो वैल्यू भी चेंज हो गया, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपका चेंज हो गया। तो जब आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स दूसरे सिस्टम में चेंज होता है, when one system of units basically changes to the other system of units, then the numerical value also changes. When one system of units changes into the other system of units, then the numerical value also changes. Are we clear, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके नाउ ये तो एकदम सिंपल सा था, ठीक है। इसके बहुत सारे सवाल आप देखेंगे इसमें हैं, क्या कहते हैं फिजिक्स पार्ट में बहुत सारा है, विल डील विद दैट। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, तीसरा है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये हो गया आपका गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, एंड देन वी हैव एवोगैड्रोस लॉज। So these are basically 5 different laws. These are 5 different laws, ठीक है। These are 5 different laws of chemical combination. 5 different laws of chemical combination, ठीक है। So let's look at this one by one.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत सिंपल सा लॉ है। क्या बोलता है ये लॉ? A प्लस बी अगर आपका है C प्लस डी, तो टोटल मास, दिस इज बेसिकली टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो A और B का जो मास होगा वो C और D, प्रोवाइडेड दैट नो गैस इज अलाउड टू एस्केप द साइट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन साइट से कोई भी गैस एस्केप नहीं हो रहा है, कोई भी गैस एस्केप नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये सॉलिड है, ठीक है, दिस विल फॉर्म CaO प्लस CO2। अभी अगर ये उड़ गया तो आपको मास नहीं मिलेगा, इसका मास इन दोनों के मास के बराबर होना चाहिए। अगर आप ओपन कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई साहब उड़ जाएगा, दिस विल बेसिकली वैनिश, तो आपको ये प्रॉपर नहीं मिलेगा, मतलब मास ऑफ दिस विल नॉट बी इक्वल टू द मास ऑफ दिस। लेकिन जो भी गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इफ दैट गैसियस प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड टू एस्केप द साइट ऑफ रिएक्शन, then the total mass of the reactants will be equal to the total mass of the products। ठीक है, if the gaseous products are not allowed to escape the site of the reaction, then the total mass of the reactants will be equal to the total mass of the products। ये थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, some part of it has been covered in there। So this was basically, it was proposed by Anthony Lavoisier। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये इसका फंडामेंटल है। ठीक है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैटर को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब मास में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, हाँ, मैटर का सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। व्हाट आर द एलिमेंट? जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, let us consider the formation of carbon dioxide from its elements। so carbon plus oxygen क्या हो रहा है भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हाउ? कार्बन, लेट्स से द केमिकल रिएक्शन विल बी कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2 दैट विल बी इक्वल टू CO2। ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन? 12। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन? 16। तो बट इट इज डायटोमिक, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 16 दैट इज 32। ठीक है, सपोजिटली हमने 12 ग्राम कार्बन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन, सो दिस विल फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देख लीजिए 44 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो गया? 44 ग्राम। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आपका 44 ग्राम। सो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडेड द gaseous or the gaseous reactants are not allowed to escape the site of the reaction, are not allowed to escape the site of the reaction। ठीक है, are not allowed to escape the site of the reaction। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? चलिए देख लेते हैं और। तो दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इन शॉर्ट आपका जो ये थियरम है या आपका जो ये लॉ है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसको ही हम ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे और एग्जाम्पल। जैसे समझ लीजिए 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑन हीटिंग विथ 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5.6 ग्राम ऑफ कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सो आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका रिएक्शन क्या हो रहा है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज फॉर्मिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यहाँ पे देखना है, तो 10 ग्राम, ये कितना है भाई साहब? आपका 10 ग्राम। ठीक है, ऑन हीटिंग गेव 4.4 ग्राम इसका एंड 5.6 ग्राम इसका। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ये कितना हो जाएगा? total mass of products, tell me people, how much will this be? 4.4 plus 5.6, that's going to be how much? 6 plus 4 10, 6 plus 5 hey
हाँ 5 + 1 6, 6 + 4 10, कितना हो गया 10 है ना भाई। 5.6 + 4.4 दैट इज 10 ग्राम। ओके चलिए अब यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स दिस विल ऑल्सो बी कितना 10 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। इज इट फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस इट इज, ठीक है इट इज। तो यहाँ पे सो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम, मास ऑफ CO2 + CaO ये कितना हो गया 10 ग्राम, देयरफॉर इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, तो ये क्या बोलता है कि भाई साहब कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उस कंपाउंड में डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास रहेगा, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर वाटर मॉलिक्यूल। अभी देखो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में लेक में से, ओशन में से, लैब में से, कहीं से भी अगर आप वाटर लाएंगे तो वो किससे बना रहेगा, H2 और O2 से बना रहेगा, ठीक है। कहीं से भी वाटर लाओ वो आपका H2 और O2 से बना रहेगा। बाई वेट ये 11.11% है, ये बाई वेट कितना है 18.89%। अभी इसको कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। सो वी विल चेक एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वेट, ठीक है। वी विल, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और डेफिनेट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। वी विल स्टडी दिस एंड अंडरस्टैंड एज वेल। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, कहीं से भी तुम प्योर वाटर लाओ, चाहे लेक का, चाहे सी का, चाहे कहीं से भी प्योर वाटर अगर है तो जिस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। लेट्स लुक एट इट पीपल, ठीक है। जैसे इट वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ राउस, ठीक है। नाउ अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, H2O है और कॉपर ऑक्साइड है। Pure water obtained from different sources such as river, well, sea, etc. always contains hydrogen and oxygen combined together in the ratio of 1:8। अभी इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, देखो 2 × 1 कितना हो गया 2 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है 16, इसका एक ही एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका कितना हो जाएगा बोलो 16 एटॉमिक मास यूनिट। सो 2 एटॉमिक मास यूनिट इज टू 16 एटॉमिक मास यूनिट, दैट विल बी 1:8। आर वी गेटिंग दिस? नहीं, आई विल, ठीक है। ओके फिर से भेज देता हूँ। देखो यहाँ पे आपका H2O है, H2O, ठीक है। आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 एटॉमिक मास यूनिट। कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2 एटॉमिक मास यूनिट। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स विल बी 2 एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है 16 म्यू। तो इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डू यू सी 1, ठीक है। तो ये 1 × ये हो गया आपका 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कितना हो गया 16 एटॉमिक मास यूनिट। नाउ लेट्स कंपेयर, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन किस रेशियो में है यहाँ पे 2 म्यू इज टू 16 म्यू, है ना भाई साहब। 2 म्यू इज टू 16 म्यू, है ना भाई। हाइड्रोजन इसका अब यहाँ पे म्यू म्यू कैंसिल, 2 और 16 में कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1:8। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग 1:8। अभी ये जो वाटर है ये प्योर होना चाहिए, ये चाहे आप लेक से लाएं, रिवर से लाएं, वेल से लाएं, कहीं से भी लाएं, अगर प्योर वाटर को आपने कलेक्ट किया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ 1:8, ठीक है। सो गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स exactly the same proportion of elements by weight. Pure water obtained from different sources such as river, well, sea, etc. always contains hydrogen and oxygen combined together in the ratio of 1:8 by mass, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे 1.3575 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। अभी देखो कॉपर जो है उसके 2 वैलेंसीज होते हैं 1 and 2। कॉपर हैज शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। तो अभी देखो कॉपर का अगर वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu2O। कॉपर की वैलेंसी अगर भाई साहब 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया CuO। हम यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। was reduced by heating in a current of hydrogen and the weight of copper that remained was this much, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे CuO को हम हीट कर रहे हैं इन हाइड्रोजन, सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे Cu + H2O, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन।
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड इज रिडक्शन। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, दिस ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड वॉज रिड्यूस्ड, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है, ठीक है, ये हाइड्रोजन लेकर निकल गया बाई हीटिंग इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, करंट ऑफ हाइड्रोजन में इसको हीट कर रहे हो। कितना ग्राम है यहाँ पे देखो, 1.37 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, वॉज रिड्यूस, ठीक है, एंड द वेट ऑफ कॉपर दैट रिमेन, तो वेट ऑफ कॉपर दैट रिमेन वॉज 1098 ग्राम, ठीक है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। एक मिनट, हाँ क्या हुआ? हाँ यही है ना, तो यही तो रिड्यूस हुआ 1.098। 1.375 gram of cupric oxide was reduced by heating in a current of hydrogen and the weight of copper that remained was 1.098। 1.375 से ये कितना हो गया 1.098। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इतना कॉपर बच गया है, ठीक है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट कॉपर वॉज डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपर वॉज डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3 एंड द रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट वॉज कन्वर्टेड। तो अभी यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ठीक है, CuNO3 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा H2 गैस, ठीक है, CuNO3 प्लस H2 गैस। ये जो आपका रिजल्टेंट कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट को हमने क्या किया है, कॉपर नाइट्रेट वॉज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड बाय इग्निशन। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। द वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म वॉज, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखो कितने से तुमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर है ना, और उससे तुमको क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना मिला 1.476 ग्राम, 1.476 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे दो सैंपल्स हो गई आपकी, ठीक है। पहले सैंपल में क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है बोलो 1375 ग्राम और उसमें कॉपर कितना था 1.098 ग्राम, ठीक है, ओके। दूसरे सैंपल के क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑब्वियसली ये कितना है 1.476 ग्राम और यहाँ पे कॉपर कितना है, दिस इज 1.79 ग्राम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? अभी आपको यहाँ पे प्रूव करना है, शो दैट दीज रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इससे आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन प्रूव होता है। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी इलस्ट्रेटेड हियर। लेट्स लुक एट इट पीपल, ओके ओके ओके, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन मतलब सेम रेशियो में कंबाइन करेंगे। कहीं से भी हम वाटर को लाएं, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। तो कहीं से भी हम कॉपर ऑक्साइड को लाएं, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा। सो लेट्स लुक एट दिस। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना था बोलो 1.37, वेट ऑफ कॉपर कितना था बोलो 1.08, ठीक है। इसी तरह से वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट कितना हो जाएगा 1.375 माइनस 1.098। सिंपल, समझ में आ रही है? कितना वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है बोलो 0.277, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 0.277 अपॉन 1.375। ये था कॉपर ऑक्साइड का सैंपल ना, कॉपर ऑक्साइड का इतना वेट था, कॉपर ऑक्साइड का भाई साहब कितना वेट था, इतना, ठीक है। तो 0.277 ऑक्सीजन का वेट अपॉन कॉपर ऑक्साइड का वेट इनटू 100, दैट विल बी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं इसको। तो इसमें कितना हो जाएगा 20.14। दूसरे सैंपल में आते हैं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कॉपर टेकन कितना था आपका 1.179, कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म हो वो कितने का है 1.476। सो ऑक्सीजन प्रेजेंट कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 0.29। तो आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO कितना हो गया 0.297 अपॉन द कॉपर ऑक्साइड फॉर्म दैट इज 1.476 into 100. Now let's look at its value. So this will be how much people 20.12 approximately, देखो सेम हो गया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज द सेम इन द बोथ द केसेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? What? नहीं, इट इज नॉट फॉर्मूला टू रिमूव ऑक्सीजन परसेंटेज। इट इज बेसिकली CuO में आपने एक एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला, ठीक है। ये CuO को आपने क्या किया था, एक अलग एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी आपने CuO में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला। तो इन दोनों में
आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम मिला, विच मीन्स that wherever you are taking a pure sample of CuO, you will get the same percentage of oxygen, which means that irrespective wherever you are getting CuO from, the percentage of oxygen will remain at the same. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं law of constant proportions. Law of constant proportion states that in any compound, when it is taken in a pure format, the elements will always combine in a fixed proportion by mass or weight. ठीक है, fixed proportion by mass or weight. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में आते हैं, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाज बेसिकली गिवन बाय, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, the masses of the elements that combine with a fixed mass of another element are in the ratio of whole numbers. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड. ठीक है, हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड. ठीक है, क्लियर है, एकदम सिंपल, समझ में आ रही है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, then the two compounds, the masses of one of the elements that combines with a fixed mass of the other element. तो इसमें तुम क्या करो, हाइड्रोजन का फिक्स मास ले लो. अभी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो 2 ग्राम ऑफ, पहले में, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं, क्लियर है. एक एटम का मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं हम 16 ग्राम. ठीक है, ओके. दूसरे में क्या है, देखो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ O2 है, मतलब 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तुमने ये दोनों को फिक्स कर दिया, देखो किसका, एक एलिमेंट का. ठीक है, तो यहां पे वही दिखा रहे, देखो विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, यू विल सी दैट 16:32, दिस इज 1:2, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more than 2 compounds, then the masses of one of the elements that combines with the fixed mass of the other element, masses of one of the elements, here we have taken O2, that combines with a fixed mass of the other element, are in the ratio of small whole numbers. ठीक है, are in the ratio of small whole numbers. जैसे यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ओके, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, मोलर मास 12 ग्राम है. ऑक्सीजन का कितना है बोलो, 16 ग्राम. तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, क्लियर. यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना भाई साहब. यहाँ पे आपका 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, आपने क्या कर दिया यहाँ पे, fixed mass of the other elements, masses of the elements that combine with the fixed ratio of small whole numbers. So this will be 16:32, that is 1:2. clear है, 1:2 small whole numbers में आ गया ये, clear है. okay, यहाँ पे मुद्दा क्या है, आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या बन रहा है, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड द अदर कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो लेट्स से वी टेक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, व्हाट इज इट फॉर्मिंग, H2O. ये फॉर्मिंग क्या हो रहा है भाई साहब, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. देखो ठीक है, कितना आया, 32. चलो, सो द मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम. ठीक है, बेयर अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो दैट इज 16:32, मतलब 1:2 हो गया. ठीक है, बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो. इसी तरह से हम देखो, जैसे देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स. द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दिस इज 5.93%, while in the other it is 11.2%. show that this data illustrates the law of multiple proportions. ठीक है, तो आप देखो इन द फर्स्ट कंपाउंड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है बच्चा बाड़ी, 5.93. ऑक्सीजन कितना परसेंट हो जाएगा, 100 माइनस 5.93. ऑब्वियसली 100 में 5.93% कौन है, हाइड्रोजन.
So 100 minus 5.93% will be oxygen. So this is going to be 94.07%. सेकेंड में आते हैं, देखो हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 11.2%, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 88.8%. इन द फर्स्ट कंपाउंड द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना हो जाएगा देखो 94.07, ठीक है, अपॉन 5.93, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है नहीं? देखो पहले वाले में क्या देखा हमने, 5.93 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 94.07 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाउ मच 94.07 अपॉन 5.93. एक को फिक्स करना पड़ेगा ना आपको, तो आप हाइड्रोजन को फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो दिस इज हाउ मच 15.86 पार्ट्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ग्राम्स बोल सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है. तो इतना आपका हो गया, ठीक है, 15.86. ओके, अभी हम सेकंड वाले पे आते हैं, ठीक है. इन द सेकंड कंपाउंड द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, आपने देखा सेकंड कंपाउंड में क्या हो रहा है 11.2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 11.2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 88.8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. तो देयरफॉर 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 88.8 अपॉन 11.2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आ रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है. तो इसका कितना आ रहा है 7.9 पार्ट्स. तो रेशियो विल बी हाउ मच, पहले वाले का कितना आया 15.86, दूसरे वाले का कितना आया 7.9. दिस विल बी बेसिकली 2:1, ठीक है. सिंस द रेशियो इज सिंपल होल नंबर रेशियो, हेंस द गिवन डेटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है. तो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ओके, 1 सेकेंड. ये तो हो गया यार, तो हो गया, तो हो गया. Okay, so now we will try to learn what is Gay-Lussac's law of gaseous volumes या मोल कॉन्सेप्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. मोल कॉन्सेप्ट आपके केमिस्ट्री में रिपीट होकर आता रहेगा, ठीक है, टिल द टाइम यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री. ओके, Gay-Lussac's law. So what does it state? Gay-Lussac's law of gaseous volumes. So this law is applicable only for gaseous, ठीक है, मतलब आपके जितने भी gaseous volumes है सिर्फ उसी पे ये applicable है, ठीक है. इट इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है. सो जैसे अगर आप देखोगे व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है. दस 100 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, 100 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 50 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन भाई साहब क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर. लेट्स लुक एट दिस, ठीक है. ये आपका 100 मिलीलीटर है, ये आपका 50 मिलीलीटर है, ये आपका 100 मिलीलीटर है. कैसे आप बोलेंगे 150 होना चाहिए ना, कैसे ये हो गया? ओके, चलिए देखते हैं. यहाँ पे देखो H2 है, यहाँ पे देखो क्या है O2 है, ठीक है. ये क्या बना रहा है आपका H2O, है ना. इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O. क्या ये बैलेंस है? अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने H एटम्स हो गए 4, राइट हैंड साइड में कितने H एटम्स हो गए 4.
लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए? 2। राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए? 2। बैलेंस्ड है, ठीक है, ओके। सो इसका मतलब 2 parts of oxygen and 1 part of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen produce 2 parts of water, है कि नहीं? 2:1:2 है ना भाई? 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. Are we clear? तो यही देख रहे देखो, अगर हाइड्रोजन आपका 100 मिलीलीटर हुआ तो ये 2 है, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, और 100 का आधे से रिएक्ट करेगा, 2:1 है ना, तो 2 का अगर 1 है तो 100 का कितना होगा? 50 मिलीलीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं, देखो फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है बच्चा बॉडी? वाटर, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे हम, ठीक है। हमने इधर 2H2 कर दिया और ये हो गया 2H2, बैलेंस, परफेक्टली बैलेंस। 4 हाइड्रोजन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, 2 ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में, 4 हाइड्रोजन एटम राइट हैंड साइड में, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 2 moles ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 moles ऑफ वाटर, है ना? 2:1:2 वही रेशियो लिख रहे हैं हम, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे 100 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल प्रोड्यूस हाउ मच? 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, क्योंकि इसका जितना मोल्स इसका भी उतना ही मोल्स, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर अगर हमने ले लिया तो वाटर भी कितना प्रोड्यूस होगा? 100 मिलीलीटर। और 2 मोल्स से 1 मोल कंबाइन कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसके आधे से। तो अगर मैं यहाँ पे 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन लूँ तो कितने से कंबाइन करेगा? 50 से, है ना? क्या ये मामला समझ में आ रहा है? रेशियो जा रहा है आगे और कुछ नहीं। 2 मोल्स 1 मोल से कंबाइन कर रहा है, मतलब उसके जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 100 मिलीलीटर, तो इसका आधा कितना हो गया? 50 मिलीलीटर। दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस विल बी, ठीक है। मिलीलीटर है, दिस इज मिलीलीटर। सो 100 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन will combine with 50 milliliter of oxygen to produce 100 milliliter of water. Let's come back. When gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio. ठीक है, when gases combine they do so in a simple ratio by volume. तो आपका simple ratio by volume है, provided all gases are at the same temperature and pressure. When gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. Simple ratio by volume, ठीक है, provided all gases are at the same temperature and pressure. ठीक है, गैसेस को जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे ना, तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर वाली चीज़ है ना, इसको आपको मद्देनजर रखना है, ठीक है। whenever you are defining anything with co-related to gases, you will have to be careful about the temperature and pressure. These are aspects which are coming along with the gases. Gases cannot independently coexist without temperature and pressure. टेम्परेचर वाला फैक्टर तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के भी लिए भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन गैसेस के लिए खास करिए प्रेशर वाला फैक्टर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे क्या है? H2 है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज प्रोड्यूसिंग 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर, है ना भाई साहब। दस द वॉल्यूम्स, मतलब यही है, देखो हमने जो अभी किया 2H2 plus O2 is equal to what? 2H2O. Thus the volumes of hydrogen and oxygen which combine together 100 मिलीलीटर, अगर ये भाई साहब 2 है तो ये 1 है, मतलब ये अगर 200 मिलीलीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 100 मिलीलीटर। और ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, तो मतलब ये अगर 200 मिलीलीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 200 मिलीलीटर, ठीक है, क्लियर है। Thus the volumes of hydrogen and oxygen which combine together, that is 100 मिलीलीटर and 500 मिलीलीटर, बेयर अ सिंपल रेशियो। कौन सा सिंपल रेशियो? ठीक है, 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो, क्लियर, ओके। सो 2H2 प्लस O2 इज प्रोड्यूसिंग 2H2O, 2H और एक O2, दैट इज प्रोड्यूसिंग, देखो 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। दैट इज हाउ द एंटायर रिएक्शन वुड बी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी बहुत बोरिंग सी थियरी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है ये बहुत जगहों पर गलत है, लेकिन आज भी बहुत जगहों पर सही है। डाल्टन की एटॉमिक थियरी जो उन्होंने दी थी वो विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन दिया था, ठीक है। उन्होंने कोई
बहुत तुर्रम खान एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सिंपल सा एक थियरी दिया था एटम्स के बारे में विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन। तो उन्होंने बोला एटम एक बॉल होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। आज ये बेकार हो चुका है। हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे और देखेंगे आज भी क्या एप्लीकेबल है। आज की तारीख में एटम डिविजिबल है किस किस चीज़ में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में ये डिविजिबल है, ठीक है। सो दिस इज नो लॉन्गर वैलिड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हैड स्टेटेड दैट मैटर इज इनडिविजिबल, ठीक है। All the atoms of a given element have identical physical and chemical properties. Atoms of different elements differ in their properties. ये आज की तारीख में भी भाई साहब सही है। This is still true, ठीक है। This is become invalid, but this is still true. भाई कैल्शियम का एटम एक तरीके का होगा, नाइट्रोजन का एटम एक तरीके का होगा, फ्लोरीन का एटम एक तरीके का होगा, ठीक है। सो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिटी। तो अगर मैं बोलूँ ये फ्लोरीन का एटम है और ये दूसरा फ्लोरीन का एटम है, क्या ये दोनों सेम ही होंगे? यस, आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी भी वही फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी भी वही केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। कैल्शियम है और नाइट्रोजन है, दे आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, दे आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, क्योंकि ये एटम्स ही अलग अलग है, सो दे आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज, ठीक है। तो जैसे आपका देखो यहाँ पे H2 प्लस O2, दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? 2H2O। ये क्या हो गया? एक कंपाउंड 2:1 में ये कंबाइन कर रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग 2H2O। Chemical reactions involve reorganization of atoms, but atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. So let's say, ठीक है, मतलब reorganization, एक एटम दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे समझो एटॉमिक वेट क्या होता है, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन, देखो कार्बन का, देखिए कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, C12 और 14। ये जो 14 वाला आइसोटोप है इसमें क्या होगा? देखो पहले 12 वाले आइसोटोप को देखते हैं। तो ये है कार्बन 12C6, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चा पार्टी? एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चा पार्टी इसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी 6। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 12 - 6 दैट इज 6, ठीक है। आते हैं अभी दूसरे वाले आइसोटोप पे, 14 आ रहा है। तो आपका देखो पहली बात तो मोल मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जिसमें कितना रहेगा? 6.022 × 10⁻23, ठीक है। वो चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, एनीथिंग विच विल बी अ बेसिकली डेटाबेस ऑफ 6 × तो हम यहाँ पे ऐसे देख लो, इसको ऐसे देख लो कि भाई साहब अगर हमने बोला कि अगर मैंने बोला कि भाई साहब किसी 6.022 × 10⁻23 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस विल बी बेसिकली 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, दिस विल बी 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स। 6.022 × 10⁻23 आयंस, तो दैट विल बी 1 मोल ऑफ आयंस। 6.022 × 10⁻23 atoms, that will be 1 mole of atoms, and so on and so forth. Are we clear to this one people? ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे NH3 है, NH3 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 17 ग्राम्स। हाउ? NH3 की 17 ग्राम्स कैसे हो जाएगी? देखो पहले तो आप देखो नाइट्रोजन का कितना है? 14, और हाइड्रोजन का कितना है भाई साहब? 1। तो ये हो गया 3 × 1, दैट इज हाउ मच? 17 एटॉमिक मास यूनिट। 17 एटॉमिक मास यूनिट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? 17 ग्राम्स में, और यही होता है 1 मोल का वेट। ये हो जाएगा आपके 1 मोल ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू 17 ग्राम्स। क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? देखो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया कितना होगा? अरे भाई साहब, अगर 17 ग्राम ऑफ अमोनिया आपका बना रहा है 1 मोल, सो डेफिनेटली 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल मेक हाउ मच? 2 मोल्स। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स क्विकली लुक एट दिस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो इसका कितना है? 12 एटॉमिक मास यूनिट।
इसका कितना है भाई साहब 16, तो 2 इंटू 16 एटॉमिक मास यूनिट, तो यहाँ पे हो गया 12 एटॉमिक मास प्लस 32 एटॉमिक मास, दैट इज गोइंग टू बी 44 एटॉमिक मास यूनिट। इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चा बाड़ी, आ रहा है जल्दी से बोल दो, 44 ग्राम्स, ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दिया, और यही हो जाएगा इसका 1 मोल। क्लियर क्लियर क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, 44 ग्राम्स ऑफ CO2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 मोल। तो इसका मतलब 88 ग्राम्स ऑफ CO2, दिस विल बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड टू हाउ मच, 2 मोल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप पीपल, आज समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है, ओके। तो मोल कॉन्सेप्ट मतलब देखो, अभी इसमें आते हैं हम, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP या NTP। अभी ये STP भाई साहब किस चिड़िया का नाम है? दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशंस, दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर कितना होगा 273.15 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। या तो हम लिख सकते हैं इसको 1 बार, वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा भाई साहब 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर का मामला क्लियर हो रहा है। तो हर एक गैस का ये टेम्परेचर और प्रेशर, इसको हम बोलेंगे NTP या STP, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273, इस 273 को हम लिखते हैं, इस 273 को हम लिखते हैं 273.16 केल्विन या 15 केल्विन, व्हाटएवर एप्लीकेबल, ठीक है, ओके। प्रेशर कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर को हम क्या लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या हम लिख सकते हैं 76 मिलीमीटर ऑफ Hg, या 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अलग अलग तरीके से हम इसको, ओके। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होगा आपका 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक, 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है, ओके। अभी इसको समझिए, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक। और कल आपने देखो पढ़ा था 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP और NTP occupies how much 22.4 liters, ठीक है, 22.4 liters। लेट्स लुक एट दिस, लेट्स लुक एट दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे समझो 1 मोल ऑफ O2 गैस, 1 मोल ऑफ O2 गैस, इसका मास कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू 16, दैट इज 32 ग्राम्स, है ना। अगर ग्राम वाइज वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर्स, क्योंकि ये 1 मोल है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies the same volume, that is 22.4 liters और 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो आप गैस का मास भी निकाल सकते हैं और गैस का वॉल्यूम भी, प्रोवाइडेड यू हैव बीन गिवन द गैस एट STP, ठीक है। तो गैस को आपने STP, जैसे अगर आप देखोगे 1 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनिया, इसका मास कितना हो जाएगा बोलो, मास हो जाएगा आपका, इसका है 14 प्लस 3 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम। अमोनिया गैस अगर STP में है तो इसका भाई साहब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स, ठीक है, 22.4 लीटर्स। तो इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं फाइंड आउट हाउ मच विल 51 ग्राम ऑफ अमोनिया का वॉल्यूम, 51 ग्राम ऑफ अमोनिया का वॉल्यूम एट STP कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 51 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP, ठीक है।
तो हमको मालूम है 1 मोल ऑफ अमोनिया एट एसटीपी इज हाउ मच, 17 ग्राम्स, ठीक है। तो 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एट एसटीपी हैज़ कितना भाई साहब, 17 ग्राम ऑफ एसटीपी, 1 मोल, या हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, 1 मोल, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी हैज़ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 51 ग्राम ऑफ अमोनिया एट, तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी हैज़ 1 मोल, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 22.4 अपॉन 17 लीटर्स, यूनिटरी मेथड। तो 51 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी कितना हो जाएगा बच्चा बाडी 22.4 अपॉन 17 इंटू 51 लीटर्स, कितना हो गया ये देखो 4 3 12, 3 2 6 17, 3 2 6 67.2 लीटर्स, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से हम कन्वर्जन्स करते हैं, दिस इज द वे इन विच वी डू कन्वर्जन्स। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 22.4 लीटर्स या 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। इसी तरह से 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास कितना है बच्चा बाड़ी, नाइट्रोजन गैस का एटॉमिक मास कितना है, नाइट्रोजन गैस का एटॉमिक मास है 14, यहाँ पे 2 है ना एटम्स, तो 14 इंटू 2 दैट इज 28 ग्राम्स। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना, 1 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा एट एसटीपी, हाँ बोलो, गुड, 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक, या हम इसको बोल सकते हैं 22.4 लीटर्स। तो 3 मोल्स का कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4, 3 इंटू 22.4, 4 3 12, 3 2 6 17, 3 2 6 67.2 डेसीमीटर क्यूबिक या लीटर, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस 67.2 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। इसी तरह से 0.5 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी विल ऑक्यूपाई हाउ मच 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक। तो भाई साहब 0.5 मोल्स मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 1/2 या 0.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका देखो, नहीं 11.2 ना, 11.2 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है, 11.2 डेसीमीटर क्यूबिक। सो दिस इज गोइंग टू बी 11.2 डेसीमीटर क्यूबिक और लीटर। 22.4 को तुम 0.5 से मल्टीप्लाई करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, 2 11 22, 2 2 4, तो 11.2 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। क्लियर है, मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। मोल कॉन्सेप्ट रिकैप, तो 1 मोल मतलब आप अलग अलग तरीके से इस 1 मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या, मोल को नंबर में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, मास में अगर रिप्रेजेंट करोगे और वॉल्यूम में, ठीक है। नंबर में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो मोल का क्या वैल्यू होगा 6.022 इंटू 10⁻23, एटम्स हो, मोल्स, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, ठीक है, बकरी हो, शेर हो, कुछ भी, ठीक है, ये दिस विल बी द सेम नंबर। मास भाई साहब कितना हो जाएगा, तो आपका, तो जब आप नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली एक्सप्रेस इन एवोगैड्रोस नंबर, तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो का नंबर हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। क्लियर, ओके। मास में जब आप एक्सप्रेस करोगे तो 1 मोल, जैसे अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2 इंटू 14 दैट इज 28 ग्राम। 1 मोल ऑफ NH3 ये कितना हो जाएगा बोलो 14 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 17 ग्राम। इस तरह से हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब मास में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका एटम का मास होता है या मॉलिक्यूल का मास, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम, ठीक है, ओके। 1 मोल ऑफ CO2 का कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 32, 32 प्लस 12 कितना आ जाएगा 44, तो ये आ गया आपका 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ अमोनिया का कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 17 ग्राम आ गया, ठीक है, दिस विल बी 17 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल मास में अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, एटम का भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मॉलिक्यूल का भी। वॉल्यूम में हम सिर्फ किसका एक्सप्रेस कर सकते हैं, गैसेस का, और वो भी किसका भाई साहब, ऐसे गैसेस का विच आर एट एसटीपी, ठीक है। सो आपका ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी कंटेन्स 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक या लीटर, 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक या लीटर, ठीक है।
ना 1 मोल नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास में भी और वॉल्यूम में भी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हमने 1 मोल को नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, समझो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितना हो जाएगा बोलो, नंबर में कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ सोडियम ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 एटम्स। 3 मोल्स ऑफ सोडियम दैट विल बी 3 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 एटम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो वही है, देखो 1 मोल मतलब जो नंबर होगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगैड्रो के नंबर से, ठीक है, क्लियर है, ओके। मास में देखो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम तो इसका मास कितना हो जाएगा बोलो 23 ग्राम्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है। अगर समझ लो मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 35.5 दैट इज हाउ मच, क्लोरीन का 35.5 और इसका 23, सो दैट विल बी हाउ मच 58.5 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल का वेट, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। समझ लो 1 मोल ऑफ O2 एट STP ऑक्यूपाइज हाउ मच 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक और 22.4 लीटर्स। तो अगर मैं कर रहा हूँ 2 मोल्स ऑफ O2 एट STP इसका कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू 22.4 लीटर्स। 3 मोल्स ऑफ O2 at STP this will have how much 3 into 22.4 liters, clear है, okay। ठीक है। तो अगर आपको भाई साहब रिवर्स कंडीशन में जाना है, रिवर्स कंडीशन कैसा हो जाएगा, देखो यहां पे अगर इस कंडीशन में जा रहा है, मोल को आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे इंटू 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो इंटू एवोगैड्रोस नंबर से कन्वर्ट करेंगे। मोल को अगर आपको मास में कन्वर्ट करना है तो इंटू मास में मतलब जितना भी आपका मास होगा, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, ये होगा। उल्टा अगर होगा तो आपका डिवीजन हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 22.4 लीटर ऑफ O2 का, ठीक है, कितना हो जाएगा, जैसे समझो मैं अगर बोलूँ आपको 22.4, चलिए 22.4 इंटू 3, 12 2 3 6 1 7 77.2 लीटर ऑफ O2 का 77.2 लीटर ऑफ O2 का मोल्स बताइए कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे 22.4 लीटर्स ऑफ O2 एट STP हैज 1 मोल, सो देयरफॉर 1 लीटर ऑफ O2 एट STP हैज हाउ मच 1 अपॉन 22.4, therefore 77.2 liter of O2 at STP has how much 77.2 upon 22.4 that is approximately 3 moles। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो किससे 22.4 से। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है ओके। आज के लिए हाँ बोलो, मास का चलो करके देखते हैं। समझ लो अगर आपका 2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम, ठीक है, जैसे समझो हमने 17 34 51, अगर मैं बोलूं भाई साहब 51 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, 51 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लेट्स से नंबर में ना। तो अगर मैंने समझो आपको बोला 2 इंटू 6.012 दैट इज हाउ मच 2 2 4 2 1 2, चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 12.024 इंटू 10 रेज टू 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का भाई साहब मोल कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, कितना मोल्स हो जाएगा। अभी मुझे क्या मालूम है यहाँ पे देखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इसका कितना होता है भाई साहब 1 मोल है ना, या हम क्या बोल सकते हैं 14 ग्राम्स है ना, 14 ग्राम्स। तो अभी 1 मतलब कितना हो जाएगा 14 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज टू 23,
मतलब इतने का कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12.024 इंटू 10⁻23, इसका कितना हो जाएगा बोलो, 12.024 इंटू 10⁻23 इंटू दिस 14 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये कितना हो गया 2 14 का कितना हो गया बॉय साहब 28 ग्राम, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो दिस विल बी बेसिकली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मोल से नंबर पे आ रहे हैं। क्लियर, आर वी क्लियर? ओके, विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।